Hello everybody, welcome to the lecture series called Anthrotalks. Okay, so this is the day 23rd and we have to do the ecological anthropology. So these two courses they are running. One is the anthropology foundation batch and other is the answer writing program. And one thing I do is just to you that प्लीज़ डाउनलोड दी O2IS Academy ऐप और इन दो कोर्सेज में हम जो फ्री मटेरियल है जो कि बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया जाता है जो भी पीपीटीज वगैरह यहाँ पे कोई भी मटेरियल डिस्कस किया जाता है आगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा या फिर करंट अफेयर सीरीज के कुछ भी हैं तो उन चीज़ों को जो है वो इसके अंदर उन पीपीटीज को जो है वो इसके अंदर इन कोर्सेज में खास करके जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। जो भी मटेरियल होगा इवॉल्व करता करता जाएगा वो इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, so this was day second, so we will start with the second question. The first question was write a short note on ecological anthropology, इसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। So the second question, human growth, it is influenced by both genetic as well as the environmental factors discussed. अब देखो जो सबसे अहम चीज है इसके अंदर वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन को बच्चे अक्सर इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि हमें जेनेटिक फैक्टर्स को अलग से डिस्कस करना है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अलग से डिस्कस करना है। बट दिस मे नॉट बी द केस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है कि वो बच्चे गलत करते हैं, ऐसा नहीं है। बट जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स खास करके जब आप केस स्टडीज लिखते हो, जैसे यहाँ पे मैं कपूर एंड कपूर की केस स्टडी करूंगा, एम्बर एंड एम्बर की केस स्टडीज लिखूंगा, ठीक है, तो इन केस स्टडी बसीन की केस स्टडी हो गई, इन केस स्टडीज के अंदर वो ऑलरेडी इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके फिर बातचीत करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हो, एक तरह से डिस्कस कर सकते हो। थ्योरेटिकली आप अलग अलग दोनों चीजों को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप केस स्टडी लिखते हो ये दोनों चीजें ऑलरेडी कंबाइन करके फिर जो सामने वाला इंसान है, जो सामने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फिर इन चीजों को वो डिस्कस करता है। ठीक है, सो नीड नॉट टू वरी कि केस स्टडी के अंदर ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है इट्स ऑल अंडरस्टूड। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आप लिखोगे कि आपके पास जो ह्यूमन ग्रोथ है वो दोनों फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंस होती है विच हैव बीन पोर्ट्रेट बाय डेवनपोर्ट। ठीक है, और ये जो है वो आपके पास ट्विन को-ट्विन स्टडीज के अंदर जो है इन चीजों को हमने ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है। दिस यू हैव टू पुट इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन ग्रोथ को डिस्कस जो है वो इफेक्ट करते हैं, दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय एलन बर्गमैन इन द एलन रूल बर्गमैन रूल। ठीक है, और उसके बाद जो है जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय पॉल एलन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप इसका इंट्रोडक्शन जो है वो कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली आपने ये भी बता दिया कि ह्यूमन ग्रोथ को, ये चीजें प्रूव कर चुके हैं हम कि ह्यूमन ग्रोथ को दोनों जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोगों ने स्टडीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर की है, जैसे बर्गमैन ने। अच्छा, बर्गमैन रूल एलन रूल मैं दोबारा से यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा। इफ यू वांट टू रीड फॉर द बर्गमैन रूल एलन रूल, रेस और रेसिज्म वाला चैप्टर देखिए, वहां पे मैंने अच्छे से इसके क्रिटिसिज्म, बर्गमैन रूल के एलन रूल के क्रिटिकल एनालिसिस अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, एक बार उसको जो है जरूर वहां पे जाइए और उसको जरूर जो है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, सो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो बर्गमैन रूल में एलन रूल में अच्छे से जो है वो डिस्कस्ड हैं, और जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं पॉल एलन वगैरह इन सब लोगों ने इसके ऊपर जो है वो काफी अच्छी डिस्कशन जो है, कपूर ने जो है वो काफी अच्छी डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर कर रखी है। ठीक है, दिस इज फॉर द इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन के अंदर हो गई बात। फिर उसके बाद बॉडी। ठीक है, इन द बॉडी पार्ट बेसिकली पहले तो आपने इन चीजों को लिखना है कि आपके पास जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं
बर्गमैन ने कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस किया है कि जैसे आपके पास कोल्ड क्लाइमेट बढ़ता है तो वैसे ही जो आपके पास वॉल्यूम बाय एरिया की जो रेशो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो किस तरह से हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर भी ये जो है वो चीजें मिलती हैं। और जो उसी के साथ जो ग्राफ्स हम डिस्कस करते हैं, यू कैन ड्रॉ दैट ग्राफ्स आल्सो, कि किस तरह से जो यूरोपियंस हैं उनकी जो बॉडी मास है वो जो है वो ज्यादा होता है विसा विस सम अफ्रीकन ट्राइबल्स। ठीक है, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो आप कर सकते हैं। अगेन रेफर टू दैट वीडियो, रेसिज्म वाली वीडियो को रेफर कीजिए, वहां पे इन चीजों को अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। सिमिलरली यू कैन राइट अबाउट द यू कैन टॉक अबाउट द एलन्स रूल। एलन रूल के बारे में आप बात कर सकते हैं कि कैसे जो है वो आपके पास जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता है जब आप वार्म क्लाइमेट्स के अंदर जो है वो आप जाते हो, और उसके जो है कुछ एग्जांपल्स जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन उसका भी क्रिटिकल एनालिसिस आई हैव डन इन दी रेस एंड रेसिज्म वाला चैप्टर, वहां पे जाइए, वहां पे आपको जो है इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये तो है इन्वायरमेंट की बात। एंड इवेंचुअली आपके पास जो ह्यूमन ग्रोथ है, ह्यूमन ग्रोथ जो है वो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करती है। और ये जेनेटिक फैक्टर्स इनब्रीडिंग की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से ये जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं ये इवॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉल बेकर ने जो है ये स्टडी की है। पॉल बेकर ने स्टडी करके ये दिखाया कि किस तरह से जो चेस्ट का सरकमफेरेंस है वो हाई एल्टीट्यूड वाले लोगों के अंदर जो है वो किस तरह से उसका डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा होता है, और सी लेवल वाले लोगों के अंदर जो है वो कम होता है। और इसके अंदर पॉल बेकर जो है ये बात भी करते हैं कि आपके पास दी ये जो डेवलपमेंट है इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रहा है, इसके साथ जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं दैट हैव अराइव्ड ड्यू टू सर्टेन म्यूटेशंस, ड्यू टू सर्टेन हिस्टोरिकल रिकरेंट म्यूटेशंस, उसकी वजह से जो आपके पास ये जो डेवलपमेंट है वो सी लेवल से जो है वो अलग हो रहा है। सिमिलरली अगर आप स्टेचर का डेवलपमेंट देखें, स्टेचर के डेवलपमेंट के अंदर भी पॉल बेकर जो है वो सिमिलर अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हाईलैंडर्स के अंदर जो आपके पास जो स्टेचर है उसका अलग तरह से डेवलपमेंट होता है, और जो आपके पास चेस्ट का सरकमफेरेंस है उसका अलग से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली पॉल बेकर की स्टडी के बाद ही फॉलो अप स्टडीज हुई, फ्रेंचेस्को की स्टडी है। फ्रेंचेस्को की स्टडी जो है अगेन वो भी इसी इंटरप्ले के ऊपर जो है वो काम करती है। सो आपके पास फ्रेंचेस्को कहते हैं द अर्लियर द एज और द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द स्टे इन द हाई एल्टीट्यूड द ग्रेटर द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडी डायमेंशंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो एक, नाउ दीज थिंग्स दे कैन बी टेकन एज क्रिटिकल एनालिसिस। इन चीजों को क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर जो है वो आप लिख सकते हो। देखो मैं क्रिटिकल एनालिसिस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्रिटिकल एनालिसिस का जो एक कॉनोटेशन होता है इट इज मच वाइडर देन क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि अब आप इस चीज को खारिज करने वाले हो, वेयर एज क्रिटिकल एनालिसिस का सिंपल सा ये मतलब रहता है कि अब आप इसके ऊपर और ज्यादा चीजों को रिफ्लेक्ट करने वाले हो, दैट इज व्हाट क्रिटिकल एनालिसिस इज। ठीक है, फिर वो एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपके पास इंडियंस हैं, उनके जो चेस्ट दे हैव लार्जर चेस्ट, ग्रेट लंग कैपेसिटी, क्योंकि वो बचपन के अंदर जो है वो हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर अपना जो है वो बचपन बिताते हैं। फिर उसके बाद एम्बर एंड एम्बर भी इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ हाई एल्टीट्यूड जो पेरुवियंस हैं वो आपके पास लो लैंड्स के ऊपर जो ग्रो करते हैं इसी चीज के ऊपर वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं 2008 के अंदर। ठीक है, जो फ्रेंचेस्को की स्टडी है वो ज्यादा बड़ी चेस्ट को जो है वो नहीं डेवलप कर पाते, लेकिन जो आपके पास the Peruvians who were born at the sea level but grew up, धीरे धीरे वो हाई एल्टीट्यूड के अंदर ग्रो अप करते हैं, उनकी जो चेस्ट की कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। फिर उसके बाद जो है सिंह की स्टडी है। सिंह जो है स्पीति के अंदर, इंडिया के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तो आपके पास सिंह की जो स्टडी है
1986 की स्टडी, वो अगेन जेनेटिक्स को जो है वो आगे रखती है, एनवायरनमेंट को जो है वो पीछे रखती है। वो कहते हैं कि जो स्पिथियंस हैं जो कि आपके पास हायर एल्टीट्यूड्स के अंदर नॉर्थ वेस्ट हिमालय के अंदर रहते हैं, उनका जो चेस्ट का साइज है वो बड़ा रहता है। कुछ स्पिथियंस ऐसे भी हैं जो कि लो लैंड के नीचे उतर के, कुछ आपके पास उत्तराखंड के केसेस भी ऐसे मिलते हैं, क्योंकि वहां पे तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं। वो लोग जो है वो नीचे आके हरियाणा, पंजाब, इस रीजन के अंदर जो है वो आके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप चंडीगढ़ में आओगे, ढाबों के अंदर जो है वो उत्तराखंड के लोग मिलेंगे। तो उनका जो लंग कैपेसिटी है, जो लंग प्रेशर है, वो आपके पास फिट वैसा ही रहता है जैसा वहां पे होता है। ठीक है, तो जो आपके पास उनके जीन्स हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो कपूर एंड कपूर की स्टडी है, फिर उसके बाद बसीन की स्टडी है 2008 की, और नियरली जो है वो उनके सेम ही कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। वो उन्होंने बोर्ड्स के अंदर जो है लद्दाख के अंदर जो है वो काम किया, और उनका जो चेस्ट का सरकमफेरेंस था और उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी थी वो लो लैंड से ज्यादा थी। उनके कपूर एंड कपूर कहते हैं कि इसके लिए दोनों रीजंस जो हैं वो इक्वली वैलिड हैं। एनवायरमेंटल रीजंस भी वैलिड हैं, जो कि आपकी डेवलपमेंट ऐसे करते हैं, डेवलपमेंट के अंदर ऐसा जो है वो डेविएंस देखा जाता है, और उसी के साथ साथ जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं जैसे ईपीएस जीन हो गया, ऐसे जो जीन्स हैं वो भी जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो प्ले करते हैं। फिर उसके बाद कपूर और उसकी जो टीम है 2009 के अंदर राजीज के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं उत्तरांचल के अंदर या उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो इवेंचुअली उनका जो एक कंक्लूजन आता है वो ये आता है दैट द इंडिजिनियस हाईलैंड पॉपुलेशन, जस्ट इस रीड को, इस स्टडी को जो है एक बार रीड कर लेना, वही सिंपल जो पहले हम करते आए हैं वही चीज है। ठीक है, सो दिस लीड्स टू द कंक्लूजन दैट द इंडिजिनियस हाई एल्टीट्यूड पॉपुलेशन मे पोजेस द डिफरेंट जेनेटिक पोटेंशियल फॉर द थोरैक्स ग्रोथ। तो उनका जो एक थोरैक्स के जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक पोटेंशियल है, उनका जो लो एल्टीट्यूड वाले पॉपुलेशन है उनसे डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो चाहे जैसी भी परिस्थितियों के अंदर क्यों ना रहे, उनके वो जीन्स जो है वो काम करते हैं, और उनकी थोरैक्स की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा बनती है। ठीक है, तो आपके पास जो है जस्ट इट इज, ये जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा जो है वो यूएस जो है वो कुछ ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स माउंटेन्स के ऊपर रखता है, ताकि डेवलपमेंट इफेक्ट जो है वो वैसा आ सके। ठीक है, तो इन स्टडी से ये पता चल जाता है कि आपके पास जो डेवलपमेंट होता है, आपका ह्यूमन ग्रोथ जो भी होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, वो दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगेन मैंने जो अगेन जो आपके पास हाईलैंड अडेप्टेबिलिटी स्टडीज है उनको यूज किया है। अगर आपके पास जो है वो कोल्ड क्लाइमेट की अडेप्टेबिलिटी स्टडीज है, आप उनको भी यूज कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि कोल्ड और आपके पास जो हॉट अडेप्टेबिलिटीज हैं, दे आर ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय बर्गमैन एंड एलन। इन दो लोगों ने जब अपना काम किया था तो ऑलरेडी उन चीजों को डिस्कस कर लिया था। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है क्लासरूम प्रोग्राम्स के अंदर, तो हम जनरली जो इसके रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इनकी पूरी जो वर्क है इसको पढ़ोगे, तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि अडेप्टेबिलिटी की बात जो है वो इन्होंने ऑलरेडी कर रखी थी। तो इसलिए मैंने जो हॉट है और कोल्ड है उसको यहाँ पे नहीं लिया, उस अडेप्टेबिलिटी स्टडीज को इस जेनेटिक्स वाले प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए नहीं रखा मैंने। रादर देन दैट मैंने हाई एल्टीट्यूड्स को रखा है, ताकि एक जो डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव है वो आपको जो है वो मिल सके। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द बॉडी। इस तरह से जो है वो बॉडी जो है वो आपको लिखनी है। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर बर्गमैन लिखोगे, एलन लिखोगे, उसके साथ उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना जरूरी है। सिमिलरली जब आप पॉल बेकर से शुरू करोगे, अगेन पॉल बेकर की ही जेनेटिक्स को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके बाद पॉल बेकर से शुरू करोगे, पॉल बेकर के क्रिटिकल एनालिसिस ही आपको इस तरह से करने हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो है वो जरूरी फ्रेंचेस्को ने जो है वो क्रिटिसिज्म किया ही हो, ऐसा नहीं होता है। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि फर्दर स्टडीज जो हुई हैं जिसको आप एक अपने विश्लेषण के लिए यूज कर सकते हो, दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है,
देन आप जो है वो चीज़ों को कंक्लूड कर दोगे कि आपके पास जो ह्यूमन ग्रोथ है वो दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि कोल्ड, हॉट, हाई अल्टीट्यूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। along with that there are certain genetic factors। हाँ, अगर आप इसके अंदर EPAS जीन वाला एग्जांपल लिखना चाहते हो, EPAS1 जीन वाला एग्जांपल लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो रह गया, भूल गया इस एग्जाम्पल को लिखना, ठीक है, बट यू कैन राइट दैट एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को आप जीन के अंदर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन दैट, ठीक है। EPS जीन वाला एग्जाम्पल आप जो है वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो सवाल क्या है, मेथड्स ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कि आपके पास इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इन ऑल द प्लेसेस एंड इन ऑल द टाइम, ठीक है। तो आपके पास जो है वो हार्डस्टे की डेफिनेशन, DL हार्डस्टे की डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। एक आध डेफिनेशन इट इज मोर देन सफिशिएंट। जूलियन स्टीवर्ट ने इसके फाउंडिंग फादर थे। क्यों फाउंडिंग फादर थे? बिकॉज उन्होंने एक इकोलॉजिकल मेथड के ऊपर काम किया था जिसको हम कहते हैं कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली क्या कहती है कि जो कल्चर है और जो इकोलॉजी है वो दोनों विरोधाभास के अंदर होते हैं, दोनों जो है वो डायलेक्ट्रिक है। डायलेक्ट्रिक का कहने का मतलब क्या है कि अगर कल्चर प्रोग्रेस करेगी तो उसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो इकोलॉजी के ऊपर पड़ेगा। अगर हम इकोलॉजी को सेफगार्ड करेंगे तो इवेंचुअली जो है वो जो आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इकोलॉजी है और जो कल्चर है दोनों जो है वो विरोधाभास के अंदर हैं। तो बेसिकली जो सस्टेनेंस सिस्टम्स हैं और जो इकोलॉजी है, सस्टेनेंस सिस्टम मतलब आपकी जो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी के बीच वाला जो एक रिलेशनशिप है उसको इन्होंने उजागर करने की, डिस्कस करने की जो है वो कोशिश की थी। और उसी के बलबूते के ऊपर ये बिहेवियर पैटर्न्स को जो है वो एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स क्या होते हैं। एक बार जो है वो लोग टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए भागते हैं, फिर जब टेक्नोलॉजी आपकी इकोलॉजी को खराब करती है लोग जो है वो दूसरी तरफ हो जाते हैं, जो कि अक्सर आपको दिखाई भी देता है सरकारों के साथ, लोगों के साथ, ठीक है। देन उसके बाद आती है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच कहती है कि ऐसे जो है वो चीजें टू एंड फ्रो नहीं चलती, ठीक है, ऐसे जो है वो ऊंच नीच नहीं होती है हमेशा। जो कल्चर है वो इकोलॉजी को मेंटेन करने की कोशिश करती है। कल्चर जो है वो आपकी सस्टेनेंस को और बाकी जो इकोलॉजिकल सस्टेनेंस है दोनों चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ऐसे ऊपर नीचे नहीं काम चलता, ठीक है। तो ये सिस्टम अप्रोच जो है वो रॉय रैपापोर्ट और एंड्रू वाद्या जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। वो सिम्बागा मरीन का एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से न्यू गिनी के अंदर जो पिग्स की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए सिम्बागा मरीन का जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पीरियोडिकली जब भी पिग्स की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इवेंचुअली पिग्स को जो है वो मारा जाता है, कर्ल किया जाता है, ताकि जो आपकी इन्वायरमेंट है वो होमोस्टेसिस के अंदर रह सके। यानी कि जो आप लोग जो हो, आपका सस्टेनेंस सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम बना के जो है वो रह सके, ठीक है। अगली है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच आपके पास कॉन्क्लिन ने, केनिथ ई पाइक्स ने, एस ए टाइलर ने, इन लोगों ने जो है वो बनाई है। इसको हम एथनो आर्कियोलॉजी, एथनो जूलॉजी, एथनो इकोलॉजी इन नामों से भी जो है वो जानते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है, लोगों को इंटरव्यूज लिए जाते हैं और ये देखा जाता है कि लोग कितना अपनी इकोलॉजी को जानते हैं, कितना उनका जो नॉमेनक्लेचर है अपनी इकोलॉजी को लेके वो डेवलप हुआ है। जितना आपके अंदर आपका नॉमेनक्लेचर डेवलप हुआ होगा अपनी इकोलॉजी को लेके, उतना आप जो है वो इकोलॉजिकली आप जो है वो सेंसिटिव होगे, उतना आप अपनी इकोलॉजी के जो है वो करीब होगे। तो कॉग्निटिव अप्रोच बेसिकली आपके बिहेवियर को देखती है, आपकी लैंग्वेज को स्टडी करती है और उस हिसाब से ये अनुमान लगाती है दैट हाउ हाउ मच पीपल दे आर अवेयर अबाउट देयर इकोलॉजी, अपनी सराउंडिंग के बारे में वो लोग कितना अवेयर हैं। जैसे हमें जो है वो ज्यादा पता नहीं है, शहरी जो लोग हैं उनको ज्यादा पता नहीं है कि बबूल का पेड़ कौन है, आम का पेड़ कौन सा है, ये पेड़ कौन सा है, वो पेड़ कौन सा है। गांव में जाओगे, द पीपल दे आर वेरी नियर
टू देयर इकोलॉजिकल सराउंडिंग्स, वो बहुत ज्यादा पास होते हैं। ये उनकी टेक्सोनॉमी से पता चलता है, उनकी बातों से पता चलता है, उनकी मुहावरों से पता चलता है दैट दे आर टू क्लोज विद देयर इकोलॉजी। ठीक है, दिस इज नोन एज द कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर थ्री अप्रोचेस, दीज आर थ्री मेथड्स जिसके सहारे आप जो है इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करते हो। ठीक है, आजकल जिस तरह से इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर। ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, यू विल इंट्रोड्यूस दैट देयर आर दीज थ्री मेथड्स। हाँ, अगर आप एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म से सेकेंड पैराग्राफ में उसको लिखना चाहते हो, यू कैन राइट सो, बट उसके ऊपर ऐसा नहीं करना है कि उसके ऊपर 2-3 पैराग्राफ लिख दो। दैट इज नॉट डिजायर्ड एट ऑल। ठीक है, दैट इज नॉट नीडेड एट ऑल, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट गो विद दैट, जस्ट एक बार जो है वो चीजों को लिख दीजिए कि इन द स्टार्टिंग ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जब ये चीज फील्ड स्टार्ट हुआ था, तो इट जो आपके पास दो जो है वो स्कूल ऑफ थॉट थे। वन वाज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, अदर वाज एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म ओटी मेसन आए, फ्रांस बोआ आए, एंड इवेंचुअली आपके पास फ्रांस बोआ के बाद जो है वो जूलियन स्टीवर्ट ने कुछ आपके पास जो कल्चरल इकोलॉजिकल अप्रोच से जो है वो चीजों को चॉक आउट किया। ठीक है, इस तरह से चीजों को जो है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द अडेप्टेशन एंड एक्लाइमेटाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज अडेप्टेशन, व्हाट इज एक्लाइमेटाइजेशन, इसको डिफाइन करना है। अगर आप इसकी एक आध केस स्टडी लिखना चाहते हो, यू कैन राइट सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध केस स्टडी जो है यू कैन राइट। ठीक है, आप उसको जो है वो एक बार लिख दीजिए। ठीक है, दिस इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिशियल एडजस्टमेंट्स कर लेता है कल्चरली, जेनेटिकली, फिजियोलॉजिकली। ठीक है, इसको हम जो है वो अडेप्टेशन कहते हैं। एक्लाइमेटाइजेशन, दे आर द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द फिजियोलॉजी। ठीक है, ये जेनेटिक लेवल के ऊपर नहीं होती है, कल्चरल लेवल के ऊपर। समटाइम्स दे आर, समटाइम्स दे आर नॉट। ठीक है, सो द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सो अब द सेकेंड क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द अडेप्टेशन एंड एक्लाइमेटाइजेशन इन द हॉट डेजर्ट। ठीक है, हॉट डेजर्ट के अंदर आपको एक्लाइमेटाइजेशन और अडेप्टेशन को जो है वो डिस्कस करना है। सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द इमीडिएट रिस्पॉन्सेस। जो इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं वो क्या है? सबसे पहला इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वैसोडाइलेशन, कि आपके पास जो ब्लड है वो स्किन के पास आना शुरू हो जाता है, स्किन लाल रंग की होनी स्टार्ट हो जाती है, और आपके पास पल्स रेट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आफ्टर दिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यू हैव एक्लाइमेटाइजेशन, फिर उसके बाद एक्लाइमेटाइजेशन शुरू होती है। ठीक है, जितना आप जो है वो रेडिएशन से एनर्जी को आप जो है वो हीट को रिड्यूस कर पाते हो, आप करते हो, देन उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो एक्लाइमेटाइजेशन जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद यू स्टार्ट स्वेटिंग, आप स्वेट करना शुरू करते हो, आप इवेपोरेशन से जो है वो हीट को बाहर निकालने की जो है वो कोशिश में लग जाते हो। ठीक है, सो वही चीजें जो है वो एक बार यहाँ पे लिखी हुई हैं, कितना हीट लॉस जो है वो आप अचीव कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। जस्ट रीड देम 1 और 2 टाइम्स, 1-2 बार जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, कहाँ से सबसे ज्यादा हीट आप रिड्यूस करते हो, दैट इज द अपर लिम्स, फिर लोअर लिम्स, फिर जो है वो ट्रंक और अब्डोमेन की बारी आती है। ठीक है, सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की स्टार्टिंग में जो आपके पास लेट से हम हीट हार्ट रेट का एग्जांपल लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो हार्ट रेट है, स्टार्टिंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आर देम, फिर धीरे 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 जैसे जैसे स्वेटिंग होना स्टार्ट होती है, हार्ट रेट जो है वो आपके पास नीचे आना जो है वो शुरू हो जाता है। सिमिलरली रेक्टल टेम्परेचर, जैसे जैसे स्वेटिंग हुई रेक्टल टेम्परेचर भी नीचे आना स्टार्ट हो गया, स्किन टेम्परेचर भी इस तरह से नीचे आना शुरू हो जाता है। एंड वंस यू हैव अचीव्ड दिस, एक बार जब आपका इमीडिएट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाता है, देन उसके बाद आपकी एक्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, डेवलप दिस इज एक्लाइमेटाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एक्लाइमेटाइजेशन इट विल स्टार्ट। एक्लाइमेटाइजेशन के अंदर जो है वो आपके पास जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है स्वेट के अंदर वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जो स्वेटिंग का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इनफैक्ट देयर इज
अर्ली ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग, अर्ली ऑनसेट होना शुरू हो जाता है स्वेटिंग का, जो यूरिन की वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो आपके पास जो है वो ये एक रीसेंट स्टडी है, ओसाका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, कोबी यूनिवर्सिटी इन जापान, उन्होंने स्टडी किया था दैट जो इन मेन हैं दे आर मोर इफेक्टिव इन स्वेटिंग देन वीमेन, तो वो अच्छे से क्लाइमेटाइज जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, सो मेन और वीमेन दे आर नॉट इक्वल इन दी हीट टॉलरेंस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्लाइमेटाइजेशन, मतलब ये जो है वो चीजें एक्लाइमेटाइजेशन के अंदर होती हैं। अगेन स्टडी इट बिलोंग्स टू फ्रेंचेस्को। फ्रेंचेस्को ने ये स्टडी किया एक्लाइमेटाइज बंटू के अंदर, व्हाइट्स के अंदर, और अनक्लाइमेटाइज सॉरी दिस शुड नॉट बी बंटू, दिस शुड बी व्हाइट। ठीक है, उन्होंने ये स्टडी जो है वो करके दिखाई। तो आपके पास एज यू कैन सी कि आपके पास जो अनअक्लाइमेटाइज्ड बंटूज हैं वो आपके पास यू हैव द अर्ली ऑनसेट ऑफ द स्वेट, आपके पास अर्ली ऑनसेट स्वेट का होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस करना वो शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अनएक्लाइमेटाइज्ड हैं आपके पास एकदम से स्वेट रेट इंक्रीज करता है, फिर जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये जो फ्रेंचेस्को की स्टडी है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास अक्लाइमेटाइज व्हाइट्स हैं। ठीक है, अगेन आपके पास यू कैन अचीव दिस प्लेट्यू वेरी सून, आप बहुत अच्छे से इस प्लेट्यू को, अगेन बंटूज भी जो है वो अच्छे से इस तरह से प्लेट्यू को अचीव कर पाते हैं, अर्ली प्लेट्यू का अचीवमेंट हो जाता है। यहाँ पे व्हाइट्स जो हैं एकदम से जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज होता है, स्वेट रेट इंक्रीज होता है, बीपी बढ़ जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो कूल डाउन होना शुरू करते हैं। सो यू कैन सी हेयर इन द एक्लाइमेटाइज्ड रीजन जो आपके पास यहाँ पे है, वन इज दैट द पीक इज नॉट अचीव्ड। व्हाई पीक इज नॉट अचीव्ड? बिकॉज देयर इज अर्ली ऑनसेट, आपके पास जो है वो अर्ली ऑनसेट होना इस चीज का जो है वो शुरू हो जाता है, एंड द प्लेट्यू इट इज अचीव्ड वेरी सून, बहुत इजीली, बहुत पहले जो है वो प्लेट्यू आप अचीव कर लेते हो। ठीक है, सिमिलरली यू हैव द रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर का आप अगेन प्लेट्यू बहुत पहले जो है बहुत सून जो है वो आप अचीव कर पाते हो, और यहाँ पे जो रेक्टल टेम्परेचर है अगर यू आर अनक्लाइमेटाइज्ड द रेक्टल टेम्परेचर इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, बहुत लेट जो है वो प्लेट्यू अचीव हो पाएगा। सिमिलरली टेक द केस ऑफ द हार्ट रेट, हार्ट रेट के अंदर भी आपके पास जो है वो बांटूज के अंदर यहाँ पे इनको आप देखिए कि आपके पास अगेन द प्लेट्यूज अचीव्ड वेरी इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से प्लेट्यू आपने अचीव कर लिया, लेकिन हियर आपके पास जो है वो फ्लक्चुएशन हीट रेट, हार्ट रेट के अंदर जो है वो जारी रहती है। ठीक है, सो दिस इज द एक्लाइमेटाइजेशन रिस्पॉन्सेज, ये आपके पास जो है वो एक्लाइमेटाइजेशन रिस्पॉन्सेज हैं। सिमिलरली आपके पास इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हो फॉर द अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल बंटूज, जो आपके पास बंटूज हैं ये आपके पास जो है वो जेनेटिकली दे आर मॉडिफाइड फॉर हीट, वो हीट के लिए जेनेटिकली अडेप्टेड हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो व्हाइट्स हैं वो आपके पास जो है वो हीट के लिए अडेप्टेड नहीं है, जेनेटिकली दे आर नॉट अडेप्टेड फॉर हीट। ठीक है, फिर इसीलिए बंटूज को जो है वो आप हमेशा नीचे रखते हैं, बंटूज जो हैं वो ग्राफ के अंदर जो है देखिए यहाँ पे हमेशा नीचे की तरफ रहेंगे, उनको उनके अंदर ज्यादा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर ही नहीं रहा है, चाहे वो एक्लाइमेटाइज्ड है चाहे वो नहीं एक्लाइमेटाइज्ड। ठीक है, सो दिस इज द अडेप्टेशन रिस्पॉन्स। इसी के अंदर ही आप देख सकते हैं कि आपके पास एक जेनेटिक अडेप्टेशन भी एक रोल जो है वो प्ले कर रही है। देन उसके बाद बात आती है कल्चरल अडेप्टेशन की। अगेन आपके पास हैबिलेशन की आप जो है वो बात लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लोथिंग की बात लिख सकते हैं। जैसे आपके पास मैंने प्यूब्लो इंडियंस के अंदर मिडिल ईस्टर्न कम्युनिटीज के जो हाउसेज हैं उनकी जो है वो बात की है कि किस तरह से वो जो है वो कुछ मीटर नीचे जो है वो हाउसेज को बनाते हैं ताकि जो वार्म विंड्स हैं, वार्म एयर है वो आपके पास ऊपर से ही जो है वो गुजरती रहे। ठीक है, सो इस तरह से नीचे जो है वो घर बनाए जाते हैं। सिमिलरली क्लोथिंग, लेलन के कपड़े जो है वो पहने जाते हैं ताकि जो है वो वेंटिलेशन प्रॉपर रह सके। ठीक है, आपके पास जो है वो
चंबा अरब्स, कुछ अरब्स और कुछ जो है वो सहारा की जो लोग हैं वो कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जो आपके पास हीट है उसको जो है वो मिनिमाइज कर सके। ठीक है, सिमिलरली ये जो है दीज आर द ये जो है वो आपके पास अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज हैं। अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज के अंदर क्या होता है कि जो कोर टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है, हीट जो आपके पास स्वेटिंग है अर्ली ऑनसेट होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कहाँ पे पूछा था क्वेश्चन के अंदर, वो पूछा था डेजर्ट के अंदर। अब डेजर्ट के अंदर आप यू कैन नॉट लूज वाटर, क्योंकि पानी नहीं है वहां पे, पानी नहीं है वहां पे, आप पानी लूज नहीं कर सकते। अगर पानी आप बार बार लूज करते रहोगे आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए आप मेटाबॉलिक रेट को ही लोअर डाउन कर देते हो। स्वेट के अंदर देर इज अर्ली ऑनसेट, पहले ही ऑनसेट आ जाता है स्वेट का, फिर उसके बाद बहुत जल्दी से स्वेटिंग जो है वो कम भी हो जाती है। ठीक है, और इस लोअर मेटाबॉलिक रेट की वजह से ही जो आपकी कोर का टेम्परेचर है, रेक्टल टेम्परेचर है, वो ऑलरेडी लोअर डाउन रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो उसी के साथ जो आपके पास मेटाबॉलिक रेट्स हैं दे आर क्वाइट इम्प्रूव्ड, काफी जो है वो स्टेबलाइज रहते हैं, रात को एकदम से गिरते नहीं है जैसे आपके गिर जाते हैं, क्योंकि रात को इनके यहाँ पे डेजर्ट के अंदर ठंड होती है। ठीक है, तो आपके पास जो है देर इज हाई हाई कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी, लोअर्ड हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इनका बैलेंस्ड रहता है, जैसे वहां पे हमने बांटूज के अंदर भी देखा था। ठीक है, जो मायोकार्डियल कंप्लायंस है वो भी जो है वो अच्छा रहता है, देर इज गुड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, थ्रिस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, स्वेट लॉस, साल्ट लॉसेस स्वेट की वजह से कम हो जाते हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल के ऊपर यू हैव एच एस पी प्रोडक्शन। ठीक है, एच एस पी का मतलब क्या है, हीट शॉक प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो ये जो है वो कुछ नीलोटिक पीपल के अंदर कुछ आपके पास डेवलपमेंटल अडेप्टेशंस देखे जाते हैं, दैट दे आर मोर टॉल, जो आपके पास एक्सटर्नलिटीज हैं वो लॉन्गर रहती हैं, जो सबक्यूटेनस फैट है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सो ये जो है वो कुछ बॉडी टाइप्स होते हैं, एंड दीज आर सम कल्चरल अडेप्टेशंस। ये कुछ कल्चरल अडेप्टेशंस हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यू कैन ऐड दीज विद देम, आप उनके अंदर जो है ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास कालाहारी हंटर्स हैं, वो अपनी पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेशन को अपनी डाइट के हिसाब से जो है वो डाइट के थ्रू जो है वो कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं कि जब आपके पास ज्यादा देर इज रेनफॉल, तो वो जो है वो बड़े ग्रुप्स में रहना शुरू कर देते हैं। जब रेनफॉल डिक्रीज कर जाती है, ड्रॉट्स आ जाते हैं, डेजर्ट में लीन सीजन आता है, वो अलग अलग बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स अ डेवलपमेंट, अगेन इट्स अ कल्चरल रिस्पॉन्स। ठीक है, सो यू कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, इन चीजों को आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इस तरह से ये मटेरियल जो है वो आपको जो यू हैव टू राइट दिस मटेरियल। ठीक है, अगेन यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होनी चाहिए, बिकॉज मैंने क्या पूछा था, हॉट डेजर्ट के बारे में पूछा था। अब यहाँ पे हॉट डेजर्ट को निशाना बना के आपको चीजों को लिखना है। ठीक है, एक्लाइमेटाइजेशन तो ठीक है, सबके अंदर सेम होगी, एक्लाइमेटाइजेशन का कोई इशू नहीं है, वो सबके अंदर सेम होने वाली है, लेकिन अडेप्टेशन जो कि आपके पास इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन का है और जो डेजर्ट रीजन का है वो अलग अलग होता है। ठीक है, वहां पे जो स्किन होगा वो थोड़ा सा लाइटर कलर, लाइटर शेड का स्किन होगा, और उसी के साथ जो आपके पास क्लोथिंग पैटर्न होगा वो अलग होगा, जो स्वेटिंग होगा वो भी अलग होगा, जो आपके पास कोर मेटाबॉलिक सिस्टम्स हैं वो भी अलग होंगे। ठीक है, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट इन दी हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। हॉट डेजर्ट का क्लाइमेट बिल्कुल जो सॉरी अडेप्टेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज अगेन द एनवायरमेंट इज डिफरेंट, पानी नहीं है वहां पे। मुद्दा जो है अडेप्टेशन का, क्यों अडेप्टेशन डिफरेंट है, वो यही है कि पानी नहीं है वहां पे। अगर आप इतना ज्यादा बार बार स्वेट करोगे तो इवेंचुअली यू विल डाई आउट। एक्लाइमेटाइजेशन इट इज नियरली सेम, एक्लाइमेटाइजेशन सेम है, क्योंकि हीट को देख के बॉडी एक्लाइमेटाइज करती है। ठीक है,
So this is how you have to write. I hope this video it was informative for you. So thank you very much. Thank you.